हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन होता है ये एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन होता है ये एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके अलावा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो वहां तो सिंपल तरीका होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम पाया जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, चलो देखो जरा। तो एक्सक्रीशन के लिए बताओ जरा क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। भैया ऑर्गन सिस्टम तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कुछ ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बात समझ में आया? इसका मतलब भैया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स आते होंगे। कौन कौन से हैं देखो जरा। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का उसके अंदर आता है एक पेयर किडनी। कितना भैया? एक पेयर किडनी। कहने का मतलब कितनी किडनी? दो किडनी। तो एक पेयर किडनी है। इसके अलावा होता है एक पेयर यूरेटर, अ पेयर यूरेटर। इसके अलावा एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। कितने ब्लैडर होते हैं? एक। ठीक है, तो वन यूरिनरी ब्लैडर। इसके अलावा एक होता है यूरेथ्रा। ठीक है, तो वन यूरेथ्रा। तो बताओ भैया हम लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है यूरेथ्रा। बात समझ में आया? और यूरेटर और यूरेथ्रा में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, यूरेटर अलग होता है और यूरेथ्रा अलग है। यूरेटर और यूरेथ्रा इसमें कंफ्यूजन होती है भैया, पता चलता है यूरेटर को इधर और यूरेथ्रा को इधर। बात समझ में आए? तो इसमें आपको ध्यान देना है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और देखो जरा अब इनका काम क्या होता है। जैसे जो किडनी है इसका काम होता है क्या करना? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। ठीक है, तो इट फिल्टर्स दी ब्लड। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का। एंड फॉर्म्स यूरिन। तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम जो होता है ये काम होता है किसका भैया? किडनी का। किसका होता है? किडनी का। यूरेटर का काम क्या है? जो यूरिन है उसको किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? यूरेटर का होता है। किसका होता है? यूरेटर का। तो यूरेटर क्या करता है? यूरिन को पास करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? किडनी से कहां तक? ब्लैडर तक। ठीक है, तो इट ट्रांसपोर्ट इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम कहां से? किडनी से। फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी
ब्लैडर। बात समझ में आया? ठीक है, तो यूरेटर का काम होगा किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाना। इसके अलावा नेक्स्ट जो ब्लैडर है, जो ब्लैडर होता है इसका काम क्या होता है? इट टेम्परेरली स्टोर्स यूरिन। ठीक है, ये यूरिन को टेम्परेरली क्या करता है? स्टोर करता है। जब तक हमारा ब्रेन उसको मैसेज नहीं भेजेगा पास आउट करने के लिए, जो यूरिन है ये कहां पर स्टोर रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। बात समझ में आया? और यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को पास आउट करना। यूरिन को पास आउट करने का काम किसका होता है? यूरेथ्रा का। मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर करने का काम किसका है? यूरेथ्रा का होता है। बात समझ में आया? तो यूरेथ्रा क्या करता है? इट पास आउट यूरिन। ठीक है, तो यहां पर ये चार पार्ट है किसके? एक्सक्रीटरी सिस्टम के। कौन कौन से? एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक होता है ब्लैडर, इसके अलावा एक होता है यूरेथ्रा। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरेटर का काम होता है किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। ब्लैडर का काम होता है यूरिन को टेम्परेरली स्टोर करना। ये पॉइंट याद रखना, टेम्परेरली स्टोर करता है। बात समझ में आया? परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है। जब ब्रेन इसको मैसेज भेजेगा सीएनएस से, जब ये किसको मैसेज जाएगा? ब्लैडर को, तो ये क्या कर देगा? यूरिन को पास आउट करवाएगा। किसके थ्रू पास आउट करवाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू। बात समझ में आया? कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आओ देखो जरा, हम देखते हैं थोड़ा डायग्राम से। तो हमारे अंदर क्या होता है? एक पेयर किडनी है भैया, तो देखो सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भैया? चलो बना ही देते हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये क्या हो गई? किडनी हो गई भैया। ये तो गार्ड सेल की तरह है। हाँ भैया, क्योंकि ये भी कैसे होती है? बीन शेप होती है, या आप बोल सकते हो किडनी तो है ही है यार, बीन शेप्ड होती है। ठीक, तो ये हो गई क्या? किडनी हो गई। अब इससे एक पाइप निकलता है। क्या निकलेगा? एक पाइप ऐसे। इससे भी एक ट्यूब निकलेगी। और ये जाकर ओपन होती है किसमें? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में, और फिर ये ऐसे बाहर की तरफ ओपन होगा। ठीक, अब देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं यहां पर। ये क्या है? किडनी है। ये क्या होता है? ये यूरेटर है। और ये क्या होता है भैया? ब्लैडर होता है। कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो देखो जरा, एक पेयर किडनी है। हर किडनी से क्या निकली? एक ट्यूब निकली होती है, जो किडनी को कनेक्ट किससे करती है? यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। और ये ट्यूब कौन सी होती है? यूरेटर। बात समझ में आया? अब किडनी देखो, जो किडनी हमारी होती है ये लोकेटेड कहां पर होती है? एब्डोमेन में। लोकेटेड इन एब्डोमेन। भैया एब्डोमेन क्या होता है? देखो जरा, यहां पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे यहां पर इसके ऊपर क्या होता है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। इसको जूम करके दिखाया गया है। ऊपर क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जो पार्ट है
यहाँ हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर जो चेस्ट रीजन होता है इसको थोरैसिक रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? थोरैसिक रीजन वो बोलते हैं, या उसको थोरैक्स बोलते हैं। इसके नीचे जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये एब्डोमेन है। क्या है? एब्डोमेन। तो हमारी किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में। भैया आगे की तरफ की पीछे की तरफ? पीछे की तरफ होती है। बात समझ में आया? आगे जाके पढ़ोगे आप डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है डॉर्सल होता है, ये जो पार्ट है ये कौन सा होता है? वेंट्रल होता है। बात समझ में आया? तो किडनी पीछे होती है, इधर होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और यहाँ से एक बैकबोन गई है। क्या गई है भैया? बैकबोन। बैकबोन के एक इस तरफ है और बैकबोन के एक इस तरफ है। तो बैकबोन के दोनों साइड क्या होती है? एक एक किडनी अवेलेबल होती है। कहां पर? एब्डोमेन रीजन की थोरैक्स रीजन में, एब्डोमेन रीजन में। बात समझ में आया भैया? एब्डोमेन रीजन कहां पर होता है? डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम से नीचे जितने भी पार्ट्स होते हैं सब क्या है? एब्डोमेन है। नीचे वाला पार्ट क्या है? ये एब्डोमेन, ठीक है। तो भैया इस साइड होता है कि पीछे साइड होता है? पीछे साइड होता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो देखो जरा, तो जो हमारी किडनी होती है कहां पर लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में। ऑन बोथ साइड ऑफ, ऑन बोथ साइड ऑफ बैकबोन। जो हमारी बैकबोन होती है उसके दोनों साइड में एक क्या होती है? किडनी होती है। कहां पर? एब्डोमेन रीजन में। कहां पर भैया? एब्डोमेन रीजन। बात समझ में आया? ठीक। इसके बारे में तो और कुछ नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि किडनी से यूरिन को ट्रांसफर करने का काम ब्लैडर तक किसका होता है? यूरेटर का होता है। इसके अलावा जो ब्लैडर है, ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा देखना है। जो ब्लैडर होता है ये मस्कुलर होता है। कैसा है भैया? मस्कुलर होता है। मस्कुलर एंड आर अंडर the voluntary control of the brain, ठीक है। तो ये ब्लैडर होता है ये मस्कुलर होता है, मतलब किसका बना है? मसल्स का बना है। किसका बना है? मसल्स का बना है। इसके अलावा वॉलंटरी कंट्रोल होता है किसका? ब्रेन का। मतलब इच्छा के अनुसार जब चाहते हैं तो इस ब्लैडर को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिन को बाहर करवाते हैं। बात समझ में आया? तो जो ब्लैडर होता है ये वॉलंटरी इन एक्शन होता है। कैसा होता है? वॉलंटरी एक्शन का होता है। और कैसा होता है? ये किसका बना है? मसल्स का बना है। बात समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा है ये क्या करेगा? यूरिन को पास आउट करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसके बारे में भैया? नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। किसकी? किडनी की। किसकी? किडनी की, ठीक है। तो इट इज बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। बात समझ में आया? ठीक। इसके अलावा इट filters wastes like urea and uric acid. It filters waste like urea and uric acid present in the blood. ठीक है।
तो ये कौन से वेस्ट को क्या करता है, बाहर करता है, जैसे यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया। क्या भैया यही दो चीज़ को बाहर करता है? नहीं, और भी चीज़ें हैं, बट एनसीईआरटी में ये दिया गया है तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो कौन से वेस्ट को बाहर करता है? तो यूरिया और यूरिक एसिड। और ये यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस हैं, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस नहीं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्या होते हैं भैया? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट, बात समझ में आया? तो दो ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट बताओ जो किडनी या बोलो नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ऐसे आ सकता है, नेम क्वेश्चन, नेम टू nitrogenous wastes which is filtered out by kidney या नेफ्रॉन। बोलो जरा, आंसर बोलो जरा इसका, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? यूरिया और यूरिक एसिड। ये ऐसे दो वेस्ट होते हैं जो क्या करता है, हमारा किडनी और या बोलो जो नेफ्रॉन है इसको क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट। अब ये जो नेफ्रॉन होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन is the tubular structure which filters the blood in kidney and forms urine। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है भैया? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। कहां पर? किडनी में। कहां पर भैया? किडनी में। और क्या फॉर्म करता है? यूरिन का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आया? इसका मतलब भैया किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है ब्लड को फिल्टर करके। बात समझ में आई? कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। ठीक है, और नेफ्रॉन है क्या? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी का, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर, मतलब बना किसका होता है? ट्यूब्स का। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये हाईली क्वाइल्ड भी होता है। कैसा होता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भी है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। और देखो ये डायग्राम को हम अलग से बना के देखते हैं। देखो जरा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अलग से। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट जो होता है ये होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आगे जाकर ओपन होता है एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में। और फिर जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है ये जाकर ओपन होता है एक पतली से ट्यूब में। और फिर ये जो पतला सा ट्यूब होता है ये जो आकर ओपन होता है एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में।
ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है, हमने इसको थोड़ा ओपन करके किया है, ये बहुत पास में होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसे में होता है। ठीक है, तो इसको हमने ओपन करके देखा है ताकि हम सही से समझ सकें। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ये बोमेंस कैप्सूल है। कौन सा, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये होता है हिल्लेज लूप, या लूप ऑफ हिल्ले बोलते हैं, हिल्लेज लूप बोलो या लूप ऑफ हिल्ले बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, और नेक्स्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। बात समझ में आया? तो इतने पार्ट है किसके, नेफ्रॉन के। बोलो जरा कौन सा, सबसे पहला पार्ट जो एक कप शेप का होता है, क्या बोलते हैं उसको, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, इसका नाम नहीं याद रखना है, इनका नाम नहीं याद रखना है, याद रखना है कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर है भैया, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये कप शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है भैया, कप शेप्ड होता है, ये आपको याद रखना है, कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कप शेप स्ट्रक्चर बताओ, नेफ्रॉन का कप शेप स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो बोमेंस कैप्सूल। ये कप के जैसा होता है, किसके जैसे होता है, कप के जैसे। मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसे होता है, ऐसे, जैसे इधर मान लो ऐसे ये ट्यूब गई है और इसका ये ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर ऐसे होगा। बात समझ में आया? तो ये यहाँ पर ये ऐसे। ठीक, तो नेफ्रॉन का जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। बात समझ में आया? फर्स्ट पार्ट होता है किसका, नेफ्रॉन का। इसके बाद बोमेंस कैप्सूल ओपन होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जो जाकर ओपन होता है एक थिन ट्यूब में जिसका नाम क्या है, हिल्लेज लूप है। जो थिन ट्यूब होता है ये जाकर ओपन होता है एक नेक्स्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, और जो नेक्स्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखो, अब ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, कैपिलरीज का एक नेटवर्क पाया जाता है ऐसे। बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का क्या पाया जाता है, एक नेटवर्क पाया जाता है ऐसे। इधर से ब्लड अंदर जाएगा और इधर से आगे आएगा। ठीक है, और ये वाला जो ट्यूब होता है इसके चारों तरफ जाकर के क्या फॉर्म करता है, एक कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल इसके चारों तरफ क्या कर जाती है, राउंड करती है। यहां पर देख सकते हैं आप ये स्ट्रक्चर यहां पर। ठीक है, ये इधर से ब्लड का पाइप आया है, इधर से ब्लड का पाइप आया और इधर जाकर एक पूरा क्या फॉर्म किया, इसके चारों तरफ नेटवर्क का फॉर्मेशन किया है, कैपिलरीज का क्या किया, फॉर्मेशन किया। उतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती हैं उनका जो नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, या बोमेंस कैप्सूल के अंदर, इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है भैया, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, इट इज द क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, कौन, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस को अलग से हम लिख सकते हैं क्या, ग्लोमेरुलस क्या होता है,
ग्लोमेरुलस, बोलो जरा ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज क्लस्टर ऑफ कैपिलरी, ठीक, इन बोमेन्स कैप्सूल। बात समझ में आया? तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक क्लस्टर ऑफ जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ठीक है, या बोलो कि क्लस्टर का मतलब भी आप नेटवर्क बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्लस्टर मतलब नेटवर्क। तो आप ये कह सकते हो इट इज ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। बात समझ में आई? ठीक, आओ देखो यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में? ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कैसा है भैया? ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये ट्यूब्स हैं। क्या है? ट्यूब्स। और इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू क्या फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्ट्रक्चर बताओ। एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल, ये ओपन होता है क्वालिटी स्ट्रक्चर में, जो कि ओपन होता है एक थिन स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? हेनलेज लूप है। इसका नाम याद रखना है, इसका याद रखना है, ठीक। फिर जो हेनलेज लूप होता है फिर जाकर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये ओपन होता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है? आओ अब देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन देखते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक। देखो जरा, अब क्या होता है, ब्लड इधर से आएगा, ठीक है, ब्लड इधर से आता है, ये आगे ऐसे गुजरेगा, ठीक है, और ये वाला जो ब्लड का पाइप है इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इसका डायमीटर कम है। इस वाले का एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है? कम है, जिसके कारण यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर के कारण ब्लड का कुछ पार्ट छन करके कहां पर चला आता है? बोमेन्स कैप्सूल में आता है। किस में आता है भैया? बोमेन्स कैप्सूल में। अब ब्लड का जो भी पार्ट फिल्टर होकर के बोमेन्स कैप्सूल में आता है उसे बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है भैया? फिल्ट्रेट, ठीक है। तो देखो जरा, जब ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजरता है, तो प्रेशर के कारण ब्लड से कुछ मटेरियल फिल्टर होकर के किसमें चले जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल में। और बोमेन्स कैप्सूल में जो भी मटेरियल फिल्टर होकर के जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है भैया? फिल्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेट। इतनी बात समझ में आई? बोलो जरा भैया, बोलो। तो ये क्या है? यहां पर फिल्ट्रेट है। ठीक, अब लिखो जरा क्या होता है वहां पे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, यूरिन का फॉर्मेशन हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। अदरवाइज यहां पर 3 स्टेप होते हैं, स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ने का शौक हो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन। या इसी को बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
नेक्स्ट है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ने का शौक हो ये पढ़ सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि नाम बताओ, स्टेप्स लिखो, ये सारे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया गया आपको वो लिखना है। बात समझ में आया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये कैसे होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। वहाँ प्रेशर कैसे क्रिएट होता है वो भी नहीं है। स्लिट पोर वगैरह के बारे में नहीं है, क्लास 11th वगैरह में है। ये कहाँ पर है? क्लास 11th में। ठीक है, तो हमें उतना ज़्यादा देखना नहीं है। बात समझ में आया? और देखो, जितना एनसीईआरटी में है उतने की बात करेंगे, जितना एनसीईआरटी में है हम उतने की बात करने वाले हैं। बात समझ में आई? देखो जरा, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ये ब्लड इज फिल्टर आउट, ब्लड is filtered when it passes from glomerulus in Bowman's कैप्सूल। ठीक, फिर इन Bowman's capsule the filtered out material is called filtrate. The filtered out material in Bowman's capsule is called filtrate। क्या बोलते हैं भैया उसको? फिल्ट्रेट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जब ब्लड जो होता है ये पास होता है किससे? ग्लोमेरुलस से, जो कि बोमेंस कैप्सूल में होता है। तो जो ब्लड है उसका क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी मटेरियल फिल्टर होकर के कहाँ आता है? बोमेंस कैप्सूल में। उसे क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? फिल्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सही नहीं है। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। इतनी बात समझ में आई? अब आओ देखो, अब ये जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी होते हैं। फिल्ट्रेट में वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब फिल्ट्रेशन होता है तो जब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन है उसके दौरान फिल्ट्रेट में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी आते हैं। जैसे भैया कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स? जैसे ग्लूकोज आ जाती हैं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर वाटर आ जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये फिल्ट्रेट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। फिल्ट्रेट contains some important materials like क्या क्या होता है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, some salts,
large amount of water along with the waste material। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेट होता है इसमें वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स, इसके अलावा लार्ज अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आया? फिर से सुनो, जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी होते हैं। इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में जैसे कौन से आगे भैया? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, इसके अलावा लार्ज अमाउंट में वाटर हो गया। अब इन मटेरियल्स को क्या करना पड़ेगा? रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या इसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देंगे क्या? नहीं भैया, हमारी बॉडी जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसको कभी बाहर नहीं करती है। बात समझ में आया? ठीक है, जब फिल्ट्रेट से इन्हीं मटेरियल्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जब फिल्ट्रेट से इन्हीं मटेरियल्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो जो फिल्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिन में। अभी ये फिल्ट्रेट यूरिन नहीं है। फिल्ट्रेट अभी यूरिन है क्या? नहीं, ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करने वाला है? यूरिन का फॉर्मेशन करने वाला है। तो इससे क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। कब बनेगा? जब इससे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और कुछ अमाउंट में वाटर, जो ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर इसके अंदर आया है, जब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी तो यही जो फिल्ट्रेट है क्या कहलाने लगेगा? यूरिन कहलाने लगेगा। एनसीईआरटी में तो इसी को यूरिन बोल दिया गया है, गलत लिखा है। एनसीईआरटी में गलत लिखा है, फिल्ट्रेट को ही उसने क्या बोल दिया है? यूरिन बोल दिया है, जो कि गलत है। बात समझ में आया? आने वाले समय में वो करेक्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब ये जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट्स वगैरह है, ये सारी चीजें क्या होंगी? इस फिल्ट्रेट से बाहर कर ली जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आर reabsorbed from the when filtrate passes from the tubular part of नेफ्रॉन। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से आगे गुजरता है तो जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और रीएब्जॉर्ब होकर के किस में छोड़ दी जाते हैं? ब्लड में। किस में रीएब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड में रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, चलो, एंड नाउ the urine is formed, which is transported by ureter to the urinary bladder, where नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अलग से, इन यूरिनरी ब्लैडर, in urinary bladder, urine is temporarily
स्टोर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। बात समझ में आया? तो देखो जरा फॉर्मेशन कैसे हुआ था यूरिन का। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी थे। उन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को जब ये ट्यूबुलर पार्ट से गुजरते हैं तो क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ सॉल्ट्स। इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन या फैक्टर्स affecting reabsorption of water from filtrate। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, किससे, फिल्ट्रेट से, ठीक है। तो दो फैक्टर हैं। कितने फैक्टर, दो फैक्टर। पहला, हमारे बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है, हमारे बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो हमारी बॉडी होती है वो फिल्ट्रेट से क्या करती है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करती है। जैसे हम पानी ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो उस समय हमारे बॉडी में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमारी जो बॉडी है ये फिल्ट्रेट से कम पानी एब्जॉर्ब करेगी उस समय। बात समझ में आया? इसके अलावा जब हम कम पानी पीते हैं तो उस दौरान फिल्ट्रेट से वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और उस समय जो यूरिन होती है वो कैसी होती है, कंसंट्रेट होती है। कैसी होती है भैया, कंसंट्रेट होती है। और जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो यूरिन होती है वो कैसी बनती है, डाइल्यूट बनती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला, बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है। पानी कम होगा, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर हमारे बॉडी में पानी ज़्यादा है तो फिल्ट्रेट से पानी का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो पहला फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दी बॉडी, हमारे बॉडी में कितना पानी अवेलेबल है। अगर पानी ज़्यादा तो रीएब्जॉर्प्शन कम, पानी कम तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा, ठीक। दूसरा, हमारे बॉडी में कितना वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में कितना वेस्ट है जिसको हमें क्या करना है, यूरिन के थ्रू बाहर करना है, उस पर भी डिपेंड करता है कितना वाटर रीएब्जॉर्ब करना है। बात समझ में आया? तो दूसरा, अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट। तो ये दो फैक्टर हैं जिसपे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, कहाँ से, फिल्ट्रेट से। समझ में आया, ठीक। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इस तरीके से खत्म होता है हमारा क्या, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। जब ये आगे इन ट्यूबुलर पार्ट से गुजरता है, जब ये आगे इन ट्यूबुलर पार्ट से गुजरेगा तो इसके जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसमें रीएब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में। बात समझ में आया? जब इससे इंपॉर्टेंट मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, यूरिन का, और यहाँ पर ये इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म हो गया हमारा क्या, चैप्टर, ठीक है। लाइफ प्रोसेस पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम पढ़ेंगे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद बाकी के नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।